आजादी मिले 75 साल हो चुके हैं। आजाद भारत में रहने के लिए कुछ नियम कानून जरूरी थे, इसीलिए हमने संविधान बनाया और अपने नागरिकों को न सिर्फ आजादी दी गई बल्कि आजादी के साथ कुछ अधिकार भी दिए गए, क्योंकि आजादी के बिना आप अधिकारों को जी नहीं सकते। आजादी ना हो तो अधिकारों से भरी जिंदगी भी त्रासदी से कम नहीं लगती है। लेकिन बीते 75 सालों में अपने अधिकारों के लिए हम कई बार झगड़े, जूझे, अपना समय और ऊर्जा खपाई, लेकिन इस पूरी जद्दोजहद में हम ये भूलते रहे हैं कि अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले हम लोग अपने कर्तव्यों के बारे में कितना जानते हैं, या हमें जो मिला है हम उसके लिए कितने शुक्रगुजार हैं। मान लिया एक मिनट के लिए कि हम में से ज्यादातर लोगों को अपने कर्तव्य और अधिकार का इल्म है, लेकिन हम में से कितने लोग आज तक अपने कर्तव्यों को अमल में लाने के लिए जिद करते हैं या लड़ते हैं। अगर आप मेरी बातें सुनकर कर्तव्यों को याद करने की कोशिश में लग गए हैं तो ये शो शायद आपके लिए है। नेक काम में देरी क्यों, या जब जागो तब सवेरा। तो चलिए 73वें गणतंत्र दिवस पर अपने कर्तव्यों की ओर नजर डालते हैं और खुद का मूल्यांकन करते हैं कि आखिर हम कितने अच्छे नागरिक हैं। तो चलिए, क्या है हमारे संवैधानिक कर्तव्य जो भारत के नागरिक होने के नाते हमें करने चाहिए? क्यों कर्तव्यों को लेकर हम इतने अनजान हैं? कर्तव्यों को पूरा कराने का क्या कोई प्रावधान है? ये सब बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विराग गुप्ता, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, भूपेंद्र सिंह राठौड़, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, आशुतोष श्रीवास्तव जो कि एक लॉयर हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। विराग जी, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले कर्तव्यों को लेकर जो आज हम ये शो कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कोई कर्तव्य लिखा हुआ है? क्या इसका कोई लेख है? जी, 1976 में जो आर्टिकल 51A है उसमें कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया संविधान संशोधन के माध्यम से। अच्छा। और ये रूस से इन प्रावधानों को लिया गया था। इसमें 11 कर्तव्य हैं और इसके अगर हम अवधारणा को समझें तो इस तरीके से देखें कि देश एक नागरिकों का समूह है और उन नागरिकों के अधिकार हैं और उनके कर्तव्य हैं। तभी जो प्रस्तावना में देश निर्माण की बात की गई है, जहां पर समानता, स्वतंत्रता और न्याय तीनों चीजें लोगों को मिलें, उसके लिए नागरिकों के अनेक कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों को लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। पर उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिनके लिए कानून बने हैं, जैसे देश की सुरक्षा, एकता, सार्वभौमिकता की रक्षा करना, बच्चों को शिक्षित करना या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। और इसको अगर हम देखें तो बहुत ही कम्प्रहेंसिव है। अगर आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और अगर हम मतदान करते हैं, ये हमारा एक कर्तव्य है और हम जागरूक नागरिक हैं, यह हमारा कर्तव्य है, तो हम एक अच्छे शासन व्यवस्था को, हम अच्छे विधायक और सांसदों को चुनेंगे और इस चेन से एक अच्छी व्यवस्था बनेगी। यह एक संविधान में दिए गए कर्तव्यों की एक फिलॉसफी और अवधारणा है। अच्छा आशुतोष जी, मुझे ये समझना है कि कर्तव्यों को लेकर साफ तौर से जो अभी समझाइश दी है विराग जी ने, उससे बहुत सारे लोग अनजान हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए क्या किसी तरह का प्रावधान है? क्या हम इसको अमल में लाने के लिए क्या जोर आजमाइश कर सकते हैं, या अमल में लाना जरूरी है, अनिवार्य होता है? क्या इस तरह का कोई कानून है? देखिए, वक्त के साथ जैसे जैसे इन्होंने बताया मेरे दोस्त ने कि आर्टिकल 51A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसी के अंडर जो है सारे कर्तव्यों को लिखा गया है। इनफैक्ट ये 11 नहीं बल्कि 12 हैं, कुछ अमेंडमेंट हुआ था तो उसको इंक्लूड किया गया था। 12 कर्तव्य बताए गए हैं और इसको अगर कोई नहीं करता है फॉलो तो ऐसा जोर जबरदस्ती का प्रावधान नहीं रहा, लेकिन साथ में स्टेट को पावर है। स्टेट जो है अपने यहाँ जो है रूल्स बना सकता है। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे भी हमने पैंडेमिक के समय देखा, बहुत सारे रूल्स बनाए गए। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट था उसका वायलेशन हुआ, या हम कुछ और करना चाहते थे, हम फ्रीली घूमना चाहते थे, हमें रोका गया।
तो देखिए ऐसा नहीं है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी प्रावधान भी बने हुए हैं जो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर्स देता है लोगों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, और जहां पे नेशनल इंटेग्रिटी या नेशनल इंपॉर्टेंस जहां पे आ जाएगा, वहां पे जो है फ्रीडम जो लोगों का है या जो उनके राइट्स हैं उसको कहीं ना कहीं नीचे आना पड़ेगा, और जो कंट्री है, जो स्टेट है, उसको ऊपर रख के जो है फैसला लेने का पूरा अधिकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। अब जैसे जब हमें आजादी मिली तब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, तो तब हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, और हमने उसको ही फॉलो किया क्योंकि हमें आजादी 1947 में मिली थी, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ, और ठीक 2 महीने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो है इसको अमल में लाया गया और ये इफेक्टिव बना, और तब से जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजंस बने हुए हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं इन्फोर्स करने की जरूरत है या कोई भी गवर्नमेंट रूल्स बनाने की जरूरत है या कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, तो वो बिल्कुल जो है पुलिस अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकती है या फिर आर्मी का इस्तेमाल कर सकती है, और जो है नेशनल इंपॉर्टेंस को जो है सबसे ऊपर रखते हुए लोगों की सुरक्षा, सेफ्टी या फिर उनके हेल्थ को जो है प्रायोरिटी, या सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को जो है प्रायोरिटाइज कर सकती है, और वहां पे फंडामेंटल राइट्स को पीछे आना पड़ेगा, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको स्टेट हर तरीके से इन्फोर्स करा सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो पीछे रखकर इनको इन्फोर्स किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। लेकिन फिर आखिरी सवाल यहाँ पर ये है कि जो 11 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, उसमें अगर इनका पालन किया जाता है तो आप कितने सच्चे देश के नागरिक बन जाएंगे? क्या जो कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं, जो देश के प्रति आपको निभाने चाहिए, क्या वो केवल इन 11 कर्तव्यों में बंधे हुए हैं? क्या इसके आगे आपका कोई कर्तव्य नहीं है? नहीं, देखिए, जैसे आशुतोष जी ने बिल्कुल सही बताया कि ओरिजिनली जब संविधान में संशोधन हुआ था तब 11 थे, बाद में उसमें बदलाव करते करते 12 आए। हाँ। लेकिन एक जो नया प्रश्न उन्होंने एक नया मुद्दा किया कि क्या जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें से डोमिनेट कौन करेगा। तो फंडामेंटल राइट्स निश्चित तौर पर सबसे बड़ी, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि संविधान की आत्मा है, और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में अगर कोई भी कानून बनता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है और उसको एक जुडिशियल रिव्यू के दायरे में लाया जा सकता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज की जहां तक आपने बात की कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में 3 बातें हैं। नंबर 1 कि उन ड्यूटीज के अनुरूप क्या सरकार ने नियम या कानून बनाए हैं जिससे कि उनका पालन कराया जा सके। दूसरा, उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के इसके बारे में जजमेंट क्या हैं। और ये एक सिविलाइज्ड समाज की अगर हम अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो अधिकारों को लागू करने के लिए 2 संविधान में व्यवस्था दी गई है। एक दी गई है आर्टिकल 32, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदमी पिटीशन फाइल कर सकता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। फंडामेंटल राइट्स मतलब आर्टिकल 14 में समानता, आर्टिकल 19 में आजादी और आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राइवेसी अनेक अधिकार दिए गए हैं। और हाईकोर्ट में लोग आर्टिकल 226 के तहत लोग पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के लिए ऐसी कोई बाध्यकारी व्यवस्था नहीं है। तो ये जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। एक और भी चीज संविधान में प्रावधान है कि राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं। उसके तहत उसमें लिखा है उन्होंने कि वेलफेयर स्टेट बनाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है, तो वो भी संविधान का हिस्सा है। तो हमें देखना है कि संविधान के बहुत सारे हिस्से हैं, उसमें एक प्रस्तावना है जिसमें एक आदर्श देश, आदर्श समाज की बात है। फंडामेंटल राइट्स हैं जो लीगली इन्फोर्सेबल हैं, सरकार के लिए डायरेक्शंस हैं जिन्हें सरकार को फॉलो करना है लेकिन उन्हें विवश नहीं किया जा सकता। और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो ड्यूटीज होने के बावजूद भी किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। और ये एक इवॉल्व करता है, समाज धीरे धीरे, देश इवॉल्व करता है, संविधान इवॉल्व करता है। इसीलिए पिछले 70-75 सालों में संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो गए हैं, क्योंकि संविधान समाज और जो
हमारी जैसे अब 21वीं शताब्दी का डिजिटल समाज है, उसके बीच में जब गतिरोध होते हैं, जब उनके बीच में गैप्स आते हैं और लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ने के साथ उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं वो बढ़ती हैं। और यहाँ पर सरकार को लेजिस्लेशन का हक मिल जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस तरीके से लागू किया जाए, उसके लिए लेजिस्लेट किया जाए, जिससे कि हम एक जिम्मेदार समाज बन सकें। जिस तरह के बदलाव की आप बात कर रहे हैं समय के लिहाज से विराग जी, आशुतोष जी, ऐसे में क्या फंडामेंटल ड्यूटीज या कर्तव्य में भी बदलाव का समय आ गया है? देखिए, मुझे लगता है कि ड्यूटीज तो ऑलरेडी डिफाइंड हैं और ये ड्यूटीज जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 बल्कि जरूरत पड़ने पे जो हमने बार बार इमरजेंसी का जो सिचुएशन हमारा बना देश में, चाहे वो पैंडेमिक हो या कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो, उस टाइम पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए एंड वो सब के सब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ही थे और लोगों ने उसको फॉलो भी किए। तो ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई अमेंड करने की जरूरत है। और मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट है, जो कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक वो पूरा मेंशन किया गया है। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो एक बेसिक ड्यूटीज हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि एक नॉर्मल सिटीजन जो देश में रहता है वो इतना तो करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना भी एक जो है फंडामेंटल ड्यूटी का एक पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो करना ही है, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो देयर आर मेजर्स बाय विच जो है गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स बनाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, टाइम टू टाइम, और इसको कंट्रोल में रखना और ये ड्यूटीज पूरी तरह से मतलब हो, नॉट ओनली के जो लिखे हुए हैं बल्कि जहाँ पे कर्तव्य जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वहां पे जो है रूल्स बनाता है स्टेट भी। और हमने देखा है कि इतने बार ऐसे रूल्स बनाए गए हैं और लोगों ने फॉलो किए हैं, नहीं लेने पे जो है बहुत सारे FIR भी रजिस्टर हुए। और इसके लिए जो हमारा कोर्ट्स है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट में आर्टिकल 226, 227 के लिए भी प्रोविजन बनाया गया है, क्योंकि एक आर्टिकल 13 के हिसाब से जो इस तरह से अमेंडमेंट किए जाते हैं वो पहले चैलेंज नहीं हो पाता था कोर्ट में, लेकिन उसको भी कहा गया एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नहीं, अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट गवर्नमेंट करती है जिसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर वो वायलेट होता है तो लोगों को पूरा राइट है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं इस तरह के अमेंडमेंट के जो है बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उसमें कहीं किसी भी तरीके का वायलेशन हो रहा है तो। और मुझे लगता है कि वक्त के साथ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 से लेकर के अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते गए और बहुत सारे अमेंडमेंट्स कोर्ट्स के थ्रू भी हुए, कोर्ट्स में भी बहुत सारे मैटर गए जहां पे अगर कोई कंफ्यूजन था, कोई क्लैरिटी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको क्लियर किया गया। और जो है आज के डेट में जो हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां देश हित आएगा, जहां कंट्री आएगा, तो वहां पे जो है रूल्स स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो बनाते हैं, उनको पूरा पावर है बनाने के लिए, सब्जेक्ट टू कि वो इमरजेंसी सिचुएशन हो और जो बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को वो वायलेट नहीं करता। जी, इसी बात को आगे ले जाते हुए प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ दिन में एक बात भी कही, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से अपने कर्तव्यों को निभाने का जिक्र किया। मुझे ये बताएं कि उनका किस कर्तव्य की ओर इशारा था? साफ तौर से देश जब 100 साल का हो जाएगा, आज़ादी के बाद जब 100 साल हो जाएंगे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा देश बनाना चाहिए जहां पे हमारे कर्तव्य, हमारे आचार विचार और तमाम हमारे जीवन शैली और हमारे भारत के ओर अगर हम देखें तो एक कर्तव्यपूर्ण देश की तरह इसकी छवि बननी चाहिए। किस तरह के कर्तव्यों की ओर उनका इशारा था? नहीं, देखिए कविता जी, जो उन्होंने बात की तो उस बात को अगर हम मोटे तौर पे देखें तो रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन की। अब जैसे कानून है कि 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं हो सकती है, अब उसमें बदलाव हो रहा है कि 21 साल से कम उम्र में शादी नहीं हो सकती है। तो ये लोगों की ड्यूटी है कि वो अपनी लड़कियों की शादी उस कम उम्र से नहीं करें। कानून में प्रावधान एक मताधिकार का है, मत का अधिकार है लोगों को, लेकिन जिम्मेदारी है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।
इसी तरीके से स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान है, तो स्वच्छता बनाए रखनी जिम्मेदारी है। और कई सारे राज्यों ने, म्युनिसिपैलिटीज ने, अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो जुर्माने का प्रावधान है। तो स्वच्छ रखना जिम्मेदारी है। बच्चों को सही शिक्षा, स्वास्थ्य देना जिम्मेदारी है। कोई भी आदमी संविधान की शपथ लिए बगैर किसी बहुत वैधानिक पद में, संवैधानिक पद में, या किसी अफसरी में, या किसी विधायक सांसद में वो नहीं ज्वाइन कर सकता है। संविधान की शपथ लेना बेसिक चीज है। देश की एक, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं गलत देखा है, तो जिम्मेदारी है कि हम अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। तो ये एक कर्तव्य की जब बात है, तो जैसे एक हमारे यहाँ कानून है, नियम है कि हमारा पारिवारिक कानून है 1956 में, हिंदू कानून है, उसमें उत्तराधिकार के बारे में, शादी के बारे में। तो शादी और तलाक और उत्तराधिकार के गोद लेने के अनेक अधिकार हैं, तो उनके कर्तव्य भी हैं। क्योंकि जो एक जीवंत समाज होता है, उस समाज में संविधान की संरचना की जाती है देश के लिए, जो नागरिकों के माध्यम से आगे बढ़ता है। और उसमें जो सरकारें हैं वो 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। तो जब लोग कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो उस कर्तव्य के पालन में ये भी है कि वो सही लोगों का चुनाव करें। बस पैराडॉक्स उसमें यह है कि इन कर्तव्यों को एक जागरूक समाज के नाते देखना चाहिए। जब तक उन कर्तव्यों के बारे में राज्य या केंद्र या म्युनिसिपैलिटीज ने कानून नहीं बनाए हैं, तो उन्हें लागू करने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे धूम्रपान है, तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और उसके विज्ञापन में भी आता है कि इससे कैंसर हो सकता है। लेकिन कोई धूम्रपान कर रहा है तो उससे बीमार भी हो रहा है, तो उसे कोई जोर जबरदस्ती से लागू उसको नहीं किया जा सकता है, उसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही की जा सकती है। लेकिन किसी का शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है, और अगर सरकार उसको निःशुल्क शिक्षा देने में असमर्थ है, तो वो अदालत जाकर के अपने उस अधिकार की मान्यता ले सकता है कि मुझे शिक्षा का अधिकार चाहिए। तो अधिकार और कर्तव्य के बीच में ये एक छोटी सी एक कानूनी एक बारीक रेखा है। इस बीच हमारे साथ भूपेंद्र सिंह राठौर भी जुड़ गए हैं। स्वागत करती हूँ आपका शो पर। और चर्चा में हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं भारत के नागरिकों को, देशवासियों को, कि उनके कर्तव्य क्या है। अब चर्चा में आगे बढ़ते हुए आपसे मुझे ये जानना है कि कैसे लोगों को बताया जाए कि आपके भी देश के लिए, देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं जिसको आपको अमल में लाना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप खुद जागरूक बने, लेकिन जो लोग जागरूक नहीं हैं उन्हें हम कैसे समझाएं, किस तरह से उनको संज्ञान दिलाएं कि देखिए आप भी इस देश के नागरिक हैं। जितना आप सरकार से चाहते हैं, जितना आप इस देश से चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं कि देश आपके बारे में सोचे, आपको भी अपने देश के बारे में सोचना होगा। कुछ कर्तव्य हैं जो आपको इसके प्रति निभाने होंगे। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस डिस्कशन। देखिए, हर एक नागरिक को ये जागरूकता पहले तो शुरुआत होनी चाहिए। जो जागरूक नागरिक हैं, जैसे आज हम लोग एक 365 दिन सेवा का मुहिम चला रहे हैं, जिसके कारण कि हम लोग हर एक आदमी को बता रहे हैं कि हर आदमी को नीड है, बेजुबान जानवर को नीड है। अब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल स्टार्स हों, या किसी भी क्षेत्र के हों, सबसे पहले तो एवरी चेंज हैपन्स फ्रॉम टॉप डाउन। डेफिनेटली सरकार अपने लेवल पे जो करना चाहे करे, लेकिन इसके अलावा सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स, जो इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स हैं, उन सभी इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स को आगे आना होगा, और उन सभी को अपनी इनकम के साथ साथ उन्हें सोसाइटी पे ध्यान देना होगा। क्योंकि मुझसे मेरा गांव कनेक्टेड है, मुझसे मेरे 50 लाख फॉलोवर्स कनेक्टेड हैं। जब मैं किसी की सेवा करता हूं, तो उनमें से आज मैंने 10 दिन पहले सेवा करना शुरू किया, तो आज 5000 लोग सेवा करने के लिए उतारू हो चुके हैं। और हर रोज हमारे पास फोटोज आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं कि हम भी सेवा कर रहे हैं। आज सोनू सूद ने एक देश को जगाने के लिए एक पहल की, इंडस्ट्री में होते हुए उन्होंने देशवासियों के लिए कुछ करना शुरू किया, और आज हर एक देशवासी उसके प्रति जागरूक हो रहा है। तो टॉप डाउन अप्रोच ही काम करेगी, बॉटम अप अप्रोच कभी काम नहीं करेगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो। एंड इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम शुरू किया, तो आज देखा जाता है कि कहीं पे भी कोई भी कचरा फेंकने से पहले 50 बार सोचता है। सो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जागरूकता आ रही है। आज शहरों के बीच में कंपटीशन है कि इंदौर स्वच्छता में पिछले 5 सालों से नंबर 1 चल रहा है। सो टॉप डाउन अप्रोच है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से ही शुरुआत होगी, लेकिन गवर्नमेंट
स्टेक होल्डर्स जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं सोसाइटी में, उन्हें ये उनके हाथ में ये बैटन दे, और वो लोग अगर किसी न किसी रीजन से उनका कुछ पर्सनल स्वार्थ भी है तो कहीं ना कहीं उनके छोटे मोटे स्वार्थ की अगर कोई पूर्ति की जाए तो आई डोंट नो, वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि देश तो हमारा है, तो कई लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी है, रक्त बहाया है, अपने परिवार वालों की बलिदान दिया है, शहादत दी है। तो उस केस में हम सभी का फर्ज बनता है। 3-4 दिन पहले मैं किसी से चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा सर जापान में सभी को धर्म पता है, जापान में सभी को धर्म पता है, आप छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए धर्म क्या है, बता देंगे, उनका धर्म है। वो बता रहे थे कि ट्रैफिक लाइट अगर है और कोई देखने वाला नहीं है तो गाड़ी फिर भी रुकेगी और रुकी हुई रहेगी। ये एक छोटा कर्तव्य जापान के हर एक नागरिक ने समझ लिया है, लेकिन आई थिंक ये भी टॉप डाउन अप्रोच का ही नतीजा है। जैसे मेरे फादर हैं वैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा मेरा बेटा बनना चाह रहा है। धीरे 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 टॉप डाउन अप्रोच में बहुत अच्छे से काम हो पाएगा। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। बिल्कुल, लेकिन मुझे आपसे ये बात भी समझनी है कि जिन कर्तव्यों की हमने अब तक बात की है इस पूरे शो में, जहाँ पर 11-12 कर्तव्य जो हमारे संविधान में बताए गए हैं, उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ पॉइंट आउट करें कर्तव्य जो संविधान के बाहर एक देश के नागरिक को जिनको पालना चाहिए, वो क्या होंगे? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कर्तव्य जो संविधान में दिए हैं, उसके अलावा एक सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा इंसान की तरफ कर्तव्य है, जो कि आज कहीं ना कहीं मिसिंग होता जा रहा है। जैसे आज हम रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा रिलीजन हम सबका होना चाहिए वो है ह्यूमैनिटी। एंड ह्यूमैनिटी का मतलब है इंसान को जानवर की भी नीड को समझना चाहिए और इंसान को प्रकृति की नीड को भी समझना चाहिए। आई थिंक संविधान के जो बेसिक कर्तव्य है कि मुझे वोट देने का राइट है, और ये सारे कर्तव्य को एक तरफ है, लेकिन अगर ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे हम लोग सब सोचने लग जाए तो इट विल बी अ ग्रेट चेंज। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पता नहीं कैसे पॉसिबल हो पाएगा। आई नो इट इज अ फिलॉसफी, इट साउंड्स लाइक अ फिलॉसफी, बट देन I think I need to really become very sensitive, people sensitive, organization sensitive. You know, आज आदमी अपने कंपनी में जाता है और he doesn't respect that company. He is always thinking कि मैं जाके कहीं दूसरी जगह जॉब ले लूं, कैसी कंपनी है, मुझे सैलरी अच्छा नहीं मिल रहा है। सो आई थिंक कर्तव्यों में वैसे तो देखा जाए तो सभी चीजें आ जाती है जो संविधान के कर्तव्य है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि इन्हीं कर्तव्यों को थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में हम बांटें और उनके ऊपर इंडिविजुअली फोकस अगर करें तो इट कैन बी ग्रेट चेंज। अब न्यूज चैनल्स पे ये डिबेट होती है, ऐसे कई जगह पे ये डिबेट्स होती है, एंड ये डिबेट्स में ही रह जाती है। मुझे लगता है कि दे कैन बी आई थिंक न्यूज चैनल्स भी एक और लेवल पे, क्योंकि ये संविधान का चौथा पावरफुल स्तंभ है, तो क्यों ना एक और लेवल इसको कैसे नीचे ले जाया जाए, ये डिबेट से निकल के प्रैक्टिकलिटी में कैसे चले जाए। आई थिंक दैट विल रियली हेल्प। बट यस, मुझे लगता है ले जाया जाए, इसका सरकारी खाका किस तरह से, कानूनी खाका किस तरह से होना चाहिए, विराग आप बताएं। आई एम नॉट श्योर, आई आल्सो नीड टू लर्न। विराग जी आप म्यूट पर हैं शायद। जी नहीं, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिए। एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी आसाम और दूसरे राज्यों में, और उसमें उन्होंने बोला था कि जो परिवार के सदस्यों का, बुजुर्गों की देखरेख करना जरूरी है, और उसमें उन्होंने उसको पेंशन से भी जोड़ा था, उसको सैलरी से भी जोड़ा था, और कुछ राज्यों में और भी पहल हुई है। ये एक जिम्मेदारी है कि परिवार के बड़े लोगों की आप सेवा करेंगे, लेकिन इसको कानूनी तौर पर जब तक नहीं एक प्रावधान किया जाएगा तो ये ऑब्लिगेटरी है। तो अगर मैं कानून और संविधान के नाते बोलूं कि जो 11 कर्तव्य हैं, जो ओरिजिनली 10 थे, बाद में एक और उसमें जोड़ा गया, तो जो 11 कर्तव्य हैं और आगे उसमें और भी लोग जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन संविधान के भीतर जब उनका प्रावधान करते हैं तो वो एक मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह लोगों के लिए एक वो लाइट हाउस है, वो एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जिससे कि लोगों को ये रहे कि अधिकारों को हासिल करने के लिए कर्तव्यों को निर्वाह करना पड़ता है, और नए जमाने की जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों को हासिल करने के लिए भी लोग कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो गवर्नेंस आएगी। तो सरकार जो काम कर रही है और सरकार सही तरीके से काम करें तो लोग एक जागरूक नागरिक होकर सरकार के ऊपर चुनाव के 5 साल के गैप में लगातार एक सतत दबाव, रचनात्मक दबाव बनाए रखें, जिससे बदलाव आए। मुझे लग रहा है ये लोगों का सबसे बड़ा संवैधानिक कर्तव्य है। आप क्या कहेंगे? आप इत्तेफाक रखते हैं विराग जी की बात से?
जी, ये सवाल मुझसे है। सॉरी, आशुतोष। जी, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं, उन्होंने अच्छा कहा, लेकिन साथ में मैं जो कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एजुकेशन। और एजुकेशन जो है वो मुझे लगता है और बेटर करना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको शुरुआत में ही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो सिखाना जरूरी है। जो सोशल सर्विस करके जो पहले टाइम में जो क्लासेस हुआ करती थी, अब मैं देखता हूँ कि बहुत जगह पे ऐसी कोई क्लास नहीं होती है। तो सोशल सर्विस क्या है और हमारा क्या ड्यूटीज है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाहे आप कितना भी कानून बना दें, बट अगर जो है एक रूल को फॉलो करना, एक तरीके को फॉलो करना अगर बचपन से ही कोई सीखेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कानून की भी जरूरत पड़ेगी इसके लिए, बल्कि वो उसके मन में होना चाहिए। किसी से जबरदस्ती ड्यूटीज को पूरा कराने से अच्छा है कि उसको उस ड्यूटीज का महत्व समझना कि ये ड्यूटी क्यों जरूरी है, ये क्यों करना चाहिए, और ये इसका क्या फायदा मिलेगा। और ये अगर सब लोग अगर इस तरह से ड्यूटीज हमारे करेंगे देश के लिए, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, उससे देश का कितना फायदा होगा, खुद का कितना फायदा होगा, सोसाइटी का कितना फायदा होगा, ये समझाना, बताना, मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन का फैक्टर होना चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए, और साथ में जो हमारी जो अभी भी जो इलिटरेसी है उसको बहुत हद तक कम करने की जरूरत है, ताकि जो मैक्सिमम जितने भी जो हमारा पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड हो, वो समझे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये क्यों करते हैं, बाहर की कंट्रीज में लोग किस तरह से अपने ड्यूटीज को करते हैं और इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं। तभी सही मायने में मुझे लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है तरीके से उसका डिस्चार्ज होगा लोगों द्वारा, और ये मन से होगा, दिल से होगा, ये कोई जबरदस्ती कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये अपने आप होगा। तो मुझे लगता है एजुकेशन जो है हमारे देश का वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और इस पे पूरी तरह से फोकस करना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। और ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज की बात नहीं है, इसके अलावा जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा मुझे लगता है कि ये आपकी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए, आपके पालन पोषण, आपकी परवरिश का हिस्सा भी होना चाहिए। तो अगर सोचा जाए तो देश के 130 करोड़ देशवासियों के हर कार्य में कर्तव्य की महक हो, जीवन शैली, परंपरा, आचार विचार, संवाद, समाधान, हर पहलू में कर्तव्य सर्वोपरि हो, तो देश ऐसी उन्नति की राह पर निकल पड़ेगा जहां हमारी पूरी मजबूती, पूरी समर्पण और कर्तव्य पार्टी होने का सितारा सदैव अजय रहेगा।